ईरान नहीं चाहता कि ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने। ट्रंप को सत्ता तक पहुंचने से रोकने की कोशिश भी हुई, लेकिन ईरान नाकाम रहा। कार्यकाल के कुछ ही महीनों में ट्रंप ने वही किया जिसका डर ईरान को पहले से था। अब ईरान ट्रंप से मुक्ति पाने के लिए अंतिम विकल्प तक पहुंच चुका है और वो है ट्रंप का कत्ल। खामनेई के करीबी और सलाहकार ने धमकी दी है कि ईरान के लिए ट्रंप को मारना बेहद आसान है। ईरान ने धमकी दी है कि ट्रंप को उस वक्त मारा जा सकता है जब वो अकेले और बेफिक्र होते हैं। धमकी दी गई है कि ईरान चाहे तो ट्रंप को उनके ही घर में घुसकर मार सकता है। दुनिया का सबसे ताकतवर नेता, दुनिया का सबसे सख्त सुरक्षा कवच, दो 2024 में ट्रंप बाल बाल बचे। अब घर में घुसकर मारने की धमकी। बंकर बस्टर का बदला लॉन्ग रेंज ड्रोन से। परमाणु ठिकानों की तबाही का बदला ट्रंप की जिंदगी से। ईरान की सरकार यही चाहती है, यही सोच रही है और माना जा रहा है कि इस मिशन की शुरुआत हो चुकी है। खामनेई के इस ऑपरेशन का नाम सन बात हो सकता है, क्योंकि प्लान ऐसा है जब ट्रंप बिल्कुल अकेले होते हैं, बेफिक्र होते हैं, सन बात ले रहे होते हैं। ऑपरेशन सन बात की जानकारी खामनेई के बेहद करीब रहने वाले एक शख्स के हवाले से आई है। नाम है जावेद लारिजनी। ये खामनेई के सलाहकार हैं, यानी ईरान के हर बड़े फैसले में इनकी रजामंदी और इनकी राय होती है। धमकी भरे लहजे में लारिजनी ने कहा है कि ईरान के पास ऐसे ड्रोन हैं कि वो ट्रंप के घर तक पहुंच सकते हैं और ट्रंप की जिंदगी का अंत कर सकते हैं। इसे ईरान का ऑपरेशन सन बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईरान के नेता लारिजनी की धमकी में टाइम और जगह का भी जिक्र है। धमकी में कहा गया है, फ्लोरिडा में जब ट्रंप अपने घर में होंगे, स्विमिंग पूल के किनारे सन बात ले रहे होंगे, उसी वक्त ट्रंप पर ईरान का ड्रोन गिर सकता है। यही फ्लोरिडा में बना ट्रंप का आलीशान मारे लागो। ईरान यही ट्रंप को मारने की धमकी दे रहा है। यही खुले आसमान में स्विमिंग पूल है जहां ट्रंप फुर्सत के पल बिताते हैं। लारिजनी का दावा है कि यह ईरान के लिए बहुत आसान है। लारिजनी की धमकी को गंभीरता से इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ईरान से 2 मौलवी ने ट्रंप के खिलाफ फतवा जारी किया है। ट्रंप को मारने के लिए फंड जुटाया जा रहा है। ब्लड पैक्ट नामक प्लेटफॉर्म से फंड जुटाया जा रहा है। खुदा के दुश्मन को मारने वालों को इनाम देने का भरोसा दिया जा रहा है। ट्रंप को फतवा में मौलवियों ने खुद का दुश्मन करार दिया था। ट्रंप भी इस धमकी को एक खतरा मान रहे हैं। ईरान ने धमकी तो दे दी है, लेकिन क्या ट्रंप पर हमला करना इतना आसान है? ट्रंप कहीं भी हो तो क्या ड्रोन उन तक पहुंच सकता है? जरा यह भी समझ लीजिए। तो ईरान धमकी तो दे रहा है, लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप तक ड्रोन क्या किसी परिंदे का पहुंच पाना भी मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप जहां भी जाते हैं वो इलाका नो फ्लाई जोन बना दिया जाता है। सैटेलाइट से उस इलाके की निगरानी होती है। आसमान पर नजर रखने की जिम्मेदार नोरैड यानी नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिवीजन की होती है।
जिम्मेदारी F-16 फाइटर जेट को स्टैंड बाय में रखा जाता है, जो खतरा होते ही उड़ान भरता है। जहां ट्रंप होते हैं वहां के आसमान की सुरक्षा के लिए कई F-22 फाइटर जेट हमले रेडी टू टेक ऑफ मोड में होते हैं। ट्रंप के आसपास हर वक्त कई बॉडीगार्ड होते हैं। सुरक्षा का पहला चक्र प्रेसिडेंट प्रोटेक्टिव डिवीजन के पास होता है। ये कोट पैंट वाले बॉडीगार्ड साई की तरह ट्रंप के साथ चलते हैं। दूसरा चक्र काउंटर असॉल्ट टीम का होता है। ये कमांडो पलटवार करने के लिए तैयार रहते हैं और इनके पास आधुनिक और लॉन्ग रेंज हथियार रहते हैं। ट्रंप के साथ जैमर गाड़ियां होती हैं। ये अब एंटी ड्रोन तकनीक से भी लैस हैं। ट्रंप जहां भी रुकते हैं वहां 2 जैमर वाहनों की तैनाती रहती है। ये ड्रोन के सिग्नल को जाम कर सकते हैं और ड्रोन टारगेट तक पहुंचने की बजाय क्रैश हो जाएगा। ज्यादा दिन नहीं बीते जब आसमान में ट्रंप की सुरक्षा की मुस्तैदी सामने आई थी। फ्लोरिडा के मारे-लागो के ऊपर यात्री विमान गलती से पहुंचा और चंद सेकंड बाद उसके आसपास F-16 फाइटर जेट मंडराने लगे। ट्रंप के फ्लोरिडा वाले महल के ऊपर टेम्पररी नो फ्लाई जोन घोषित किया जाता है, इसलिए कई बार पायलट गलती कर बैठते हैं। लेकिन अगर ऐसी गलती दुश्मन करे तो क्या होगा? फिर भी चूक तो हुई है। 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया में पहली बार ट्रंप पर हमला हुआ था। गोली कान को छू कर निकल गई थी। इसके बाद 15 सितंबर 2024 को फ्लोरिडा में गोल्फ कोर्स में ट्रंप पर हमले की कोशिश हुई थी। लेकिन तब ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे। अब उनकी सुरक्षा कई गुना बढ़ाई जा चुकी है और सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रंप पर हमलों के मामले में बड़ा एक्शन भी लिया है। पेंसिल्वेनिया हमले के मामले में 6 सुरक्षा कर्मी सस्पेंड किए गए हैं। सभी अमेरिकी सीक्रेट सर्विस से जुड़े हुए थे। निलंबित सुरक्षा कर्मियों को भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। ट्रंप पर हमला करना बेहद मुश्किल है, लेकिन ईरान के पास एक घातक हथियार है और वो है उसके स्लीपर सेल का नेटवर्क। पश्चिमी देशों में IRGC से जुड़े कई एजेंट हैं जो आम लोगों की तरह रह रहे हैं। तो ईरान के पास स्लीपर सेल का एक मजबूत नेटवर्क है। यूएस में भी ईरान का स्लीपर सेल मौजूद है। पश्चिमी देशों में ईरान ने बहुत पहले एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया था, जो अब ट्रंप के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ईरान का स्लीपर सेल घातक हमला करने में सक्षम है। स्लीपर सेल में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें IRGC से ट्रेनिंग भी मिली है। ईरान की सेना ने स्लीपर सेल के लोगों को बॉम्ब बनाने और उसे प्लांट करने की ट्रेनिंग भी दी हुई है। ट्रंप के खिलाफ ईरान की साजिश नई बात नहीं है। पिछले साल अमेरिकी एजेंसियों ने दावा किया था कि ईरान चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप की हत्या करवाने की कोशिश में था। ईरान के खिलाफ अमेरिकी एजेंसियों को कई सबूत मिले थे। सितंबर में ट्रंप ने भी ईरान से जान का खतरा बताया था। ईरान से जुड़ा पाकिस्तानी शख्स भी यूएस में हत्या करने की ताक में था। IRGC के कुद्स कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद से ही ट्रंप ईरान के टारगेट पर है। ईरान नहीं चाहता था कि ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने। ट्रंप राष्ट्रपति बने और कार्यकाल के पहले ही साल में उन्होंने दिखा दिया कि वो ईरान के लिए कितनी मुश्किलें ला सकते हैं। इसलिए एक बार फिर ईरान ऑपरेशन की शुरुआत कर सकता है, जिसका मकसद होगा ट्रंप का अंत। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर गए। उनका अमेरिका दौरा खत्म होने वाला है। अब से कुछ ही घंटों बाद नेतन्याहू वॉशिंगटन से तेल अवीव के लिए रवाना होने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू का वो मकसद पूरा हो गया है जिसके लिए वो अमेरिका ट्रंप से मिलने गए थे। माना जा रहा है कि ट्रंप ने इजरायल को ईरान पर फिर से हमले की धमकी दे दी है।
तो सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू के इजराइल वापसी के बाद ईरान पर हमले का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है? क्या यह हमला अगले 48 घंटे में होने जा रहा है? 10 जुलाई 2025 इसी तारीख को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिकी दौरा खत्म होने वाला है। कुछ घंटों के अंदर ही नेतन्याहू अमेरिका से इजराइल लौटने वाले हैं। माना जा रहा है कि नेतन्याहू की वापसी के बाद ईरान पर फिर से हमले शुरू हो सकते हैं। अगले 48 घंटे में ईरान फिर दहल सकता है। ईरान पर हमले का खतरा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू ईरान पर आक्रमण का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। नेतन्याहू जब वॉशिंगटन गए थे तभी यह साफ हो गया था कि वो ट्रंप से ईरान पर हमले की अनुमति मांगेंगे। अब जबकि नेतन्याहू का दौरा पूरा हो गया है तो यह माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन को ईरान पर हमले की हरी झंडी दे दी है। अमेरिका ने इजराइल को ईरान पर अटैक करने की इजाजत दे दी है। इसके संकेत इस बात से भी मिल रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में वॉशिंगटन में सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा पिछली बार हमले से पहले हुआ था। पिछले 24 घंटे में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच 2 बार आपात बैठक हुई। इस बैठक के बाद बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के रक्षा मंत्री से मिले। भारतीय समय के मुताबिक आज आधी रात नेतन्याहू अमेरिका से इजराइल वापस लौटेंगे। अगले 24 घंटे में ट्रंप के प्रोग्राम में सिर्फ इंटेलिजेंस ब्रीफिंग और इंटेलिजेंस मीटिंग ही है। ट्रंप पिछली बार ईरान पर हुए हमले से पहले भी इसी तरह के शेड्यूल पर थे। इजराइल ने जिस दिन ईरान पर हमला किया था उस दिन भी ट्रंप ने इंटेलिजेंस ब्रीफिंग ली थी। तो अब सवाल यही है कि क्या नेतन्याहू के वापस आते ही इजरायली सेना ईरान पर हमला करने जा रही है? फिलहाल तो यही लग रहा है। नेतन्याहू का आक्रामक रुख तो इसी बात का संकेत दे रहा है कि ईरान पर हमले का दूसरा राउंड किसी भी समय शुरू हो सकता है। नेतन्याहू ने अमेरिकी धरती से ही बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमें पता है कि ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को कहां छिपा रखा है। ईरान ने इसे जमीन के नीचे अंडरग्राउंड स्टोरेज सेंटर में छिपा रखा है। ईरान के एटमी मिशन इजराइल के लिए कैंसर है। ईरान को भी पता है कि इजराइल और अमेरिका उस पर दूसरी और तीसरी बार भी हमला करेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर इजराइल ने ईरानी यूरेनियम कहां है, इसका पता कैसे लगाया? क्या ईरान के संवर्धित यूरेनियम को खत्म करने के लिए इजराइल हमले का दूसरा चरण लॉन्च करने जा रहा है? तो इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के संवर्धित यूरेनियम का पता लगा लिया है। माना जा रहा है कि सीज फायर के बाद 15 दिनों में मोसाद ने उस लोकेशन की पता लगा ली है जहां ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम छिपा रखे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को पिकैक्स की पहाड़ियों के नीचे बने अंडरग्राउंड सेंटर में छिपा रखा है। पिकैक्स की पहाड़ियां ईरान के नातांज न्यूक्लियर सेंटर के पास है। ईरान के पिकैक्स माउंटेन की ऊंचाई 5000 फीट है और इसी पहाड़ी के 328 फीट नीचे ईरान का यूरेनियम स्टोरेज सेंटर है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान ने इसी स्टोरेज सेंटर में 408 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम छिपा रखा है। इजराइल और अमेरिका इसी यूरेनियम को खत्म करना चाहते हैं।
सवाल यही है कि अगर इजराइल को ईरान के उस संवर्धित यूरेनियम की लोकेशन का पता चल गया है जो पहाड़ी के नीचे जमीन में 328 फीट नीचे है, तो अब इजरायली सेना इसे तबाह कैसे करेगी? जमीन के इतने नीचे मौजूद किसी अंडरग्राउंड सेंटर को तबाह करने के लिए दुनिया में ना तो कोई मिसाइल है और ना ही बम। अगर होता तो पिछले हमले में ही अमेरिका ने ईरान के अंडरग्राउंड एटमी सेंटर को तबाह कर दिया होता। सवाल यह भी है कि क्या अब इजरायली सेना ईरान के अंडरग्राउंड एटमी ठिकानों के अंदर घुसकर ऑपरेशन चलाएगी? इन सवालों के जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलने वाला है, लेकिन सच ये है कि इस बार भी हमले की वजह ईरान की एटमी तैयारी ही बनेगा। इजराइल बार बार आरोप लगा रहा है कि ईरान अपना एटमी कार्यक्रम नहीं रोक रहा है। अमेरिका इस बात से भड़का हुआ है कि ईरान अपने एटमी मिशन का निरीक्षण नहीं करने दे रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी ने ईरान के एटमी मिशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। ग्रॉसी ने कहा है कि ईरान के पास एटमी हथियार हैं, इस बात के सबूत नहीं है, लेकिन खतरा हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। ग्रॉसी के कहने का मतलब यह है कि ईरान इतना सक्षम हो चुका है कि वो बहुत जल्द परमाणु परीक्षण कर सकता है। यही वो खतरा है जो बढ़ता जा रहा है। इस खतरे को खत्म करने के लिए ट्रंप और नेतन्याहू ईरान पर फिर से बारूदी धावा बोलने की तैयारी में हैं। ईरान में जिस तरह की तैयारी चल रही है, उससे साफ है कि ईरान के पास भी इस बात की इंटेलिजेंस है कि इजराइल उस पर हमला करने वाला है। ईरानी जनरल अब हर रोज अपना ठिकाना बदल रहे हैं। ईरान के सभी बड़े जनरल या तो बंकर में या फिर किसी अनजान ठिकाने पर रात गुजार रहे हैं। ईरान की सेना भी पलटवार की तैयारियों में जुटी है। ईरान चीन और रूस से लगातार हथियार मंगवा रहा है। चीन ईरान को J-10 लड़ाकू विमानों की दूसरी खेप देने की तैयारी कर रहा है। चीन 2 दिन पहले ही ईरान को 40 J-10 विमानों की डिलीवरी कर चुका है। ईरान चीन और रूस से एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइलें भी मंगवा रहा है। ईरान का कहना है कि 12 दिन तक चले युद्ध के बाद उसने इजरायली हमले की मिस्ट्री को सुलझा लिया है। अगर इस बार इजरायल ने हमला किया तो गेम बदल जाएगा। इस बार इजरायल की पराजय तय है। खैर, ईरान के इस दावे में कितना सच है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी का सच ये है कि इजरायल आने वाले 48 घंटों में ऑपरेशन राइजिंग लाइन का दूसरा चरण लॉन्च कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ईरान अरब का सबसे ताकतवर देश बनना चाहता है और इसलिए उसने गाजा के हित में इजराइल से जंग मोल ली। इसलिए यमन, लेबनान, सीरिया, इराक, लीबिया जैसे देशों में अपने प्रॉक्सी का नेटवर्क खड़ा किया। अब इजराइल का प्लान है कि ईरान की सीमाओं के बाहर उसकी ताकत बन चुके इस नेटवर्क को नष्ट कर दिया जाए। इसके लिए अमेरिका और इजराइल ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और उस पर अमल भी किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त ईरान का सबसे मजबूत प्रॉक्सी हूती दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है। हूती ने फिर लाल सागर में एक जहाज को डुबो दिया है। इजराइल ने इस ताकत को खत्म करने के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उससे अरब का नक्शा बदलने जा रहा है। ईरान ने अरब का खलीफा बनने के सपने को साकार करने के लिए एटमी मिशन शुरू किया। इसके साथ ही पेट्रोलियम से होने वाली अरबों डॉलर की आमदनी प्रॉक्सी गुटों पर खर्च की।
लेकिन ईरान के विस्तार को अरब के कई देश अपने लिए खतरा मानते हैं और इसीलिए वो अमेरिका और इजराइल के समर्थक हैं। अब ईरान की प्रॉक्सी शक्ति को खत्म करने के लिए इजराइल और अमेरिका ऑपरेशन तेज कर चुके हैं, क्योंकि ऐसा नहीं किया गया तो ईरान का प्रॉक्सी गुट हूती लाल सागर जलमार्ग को बंद कर देगा। आठ से 10 जुलाई के बीच हूती ने लाल सागर में आतंक के ऐसे दृश्य दिखाए हैं जिससे दुनिया भर की शिपिंग इंडस्ट्री खौफ में है। 10 जुलाई को हूती ने यमन से लाल सागर में मिसाइल हमले किए और एक जहाज को निशाना बनाया। इन हमलों से कार्गो शिप एटर्निटी सी में बड़े छेद हो गए और देखते ही देखते जहाज ने जल समाधि ले ली। बीते 2 दिन में हूती 2 जहाजों को डुबा चुका है। यह हूती के हमलों से डूब रहे जहाजों की तस्वीरें हैं। हूती के लड़ाकों ने पहले लाइबेरियाई झंडे वाले मैजिक सीज में विस्फोटक लगाकर उसे नष्ट किया। उसके बाद एटर्निटी सी जहाज पर मिसाइल हमले किए। एंटी शिप मिसाइलों से जहाज में बड़े छेद हो गए और पानी भरने से जहाज डूब गया। हूती ने लगातार 2 जहाजों को डुबाकर यह बता दिया है कि वो जब चाहे तब लाल सागर में शिपिंग इंडस्ट्री पर प्रतिबंध लगा सकता है। हूती को रोकने के लिए ईयू को ऑपरेशन स्पाइट्स भी चल रहा है, लेकिन बीते 2 दिन से ईयू सेनाएं भी हूती को रोकने में नाकाम रही हैं। तो हूती आतंक फैलाने के लिए लाल सागर में 2 दिन में 2 जहाजों को डुबो चुका है। 9 जुलाई को हूती ने लाइबेरिया की ओनरशिप वाले मैजिक सीज को निशाना बनाया। इसके बाद 10 जुलाई को एटर्निटी सी पर हमला किया, जिसे पहले ही बंधक बना लिया गया था। एटर्निटी जहाज पर 25 क्रू सदस्य सवार थे। हूती के हमले में 9 जुलाई को 3 नाविकों की मौत हुई थी। 10 जुलाई को हूती ने एटर्निटी सी के क्रू सदस्यों का अपहरण कर लिया। हालांकि यूरोपियन यूनियन नेवल मिशन ने कहा है कि 3 क्रू सदस्यों को रिहा करा लिया गया है। हूती ने लाल सागर में मिसाइल हमले करने के साथ ही इजराइल पर भी हमले किए हैं। 10 जुलाई की सुबह 5:28 पर हूती के मिसाइल तेल अवीव के आसमान पर पहुंची और एयर रेड अलर्ट के सायरन गूंजने लगे। हालांकि इजराइल का दावा है कि हूती के मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। रिपोर्ट यह है कि अब इजराइल और अमेरिका मिलकर अरब में सभी ईरानी प्रॉक्सी नष्ट करने का ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। आज रात या 12 जुलाई तक हूती के ठिकानों पर हवाई हमले हो सकते हैं। इजराइल यूएस की वायुसेना यमन में ऑपरेशन चला सकती है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन का नया चरण शुरू कर दिया है। इजरायली सेना के जवान लेबनान के कई इलाकों में हिज्ब ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की कई टुकड़ियां हिज्ब ठिकानों की तलाश कर रही हैं। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम और लॉन्च साइटों को बारूद लगाकर नष्ट किया जा रहा है। जबाल बलात रिज और लबोनेम में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की वापसी को रोकने के लिए इजरायल की 2 ब्रिगेड ऑपरेशन चला रही है। पहली ब्रिगेड है 300वीं बराम रीजनल ब्रिगेड और दूसरी है औदिद रिजर्विस्ट ब्रिगेड। बराम ब्रिगेड ने जबाल बलात रिज पर हिजबुल्लाह के एक वेपन कंपाउंड को तबाह कर दिया। औदिद ब्रिगेड ने लबोने में हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड हथियार गोदाम उड़ा दिया। इसके साथ ही इजरायल की लेबनान सरकार से भी हिजबुल्लाह को हथियार विहीन करने पर चर्चा चल रही है। हूती पर हमले होने वाले हैं। हिजबुल्लाह को तबाह किया जा रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह का ईरान कनेक्शन काटने के लिए सीरिया सरकार से भी समझौते किए जा रहे हैं। सीरियाई राष्ट्रपति के साथ अबू धाबी में इजरायली प्रतिनिधि मंडल की सीक्रेट बैठक हुई है। इस बैठक में कई समझौते किए गए हैं। पहला ये कि सीरिया गोलन हाइट्स पर दावा छोड़ने को तैयार है।
इसके साथ ही दक्षिणी सीरिया के कुनेत्रा, दारा और सुवाइदा में इजरायली बफर जोन बनाया जाएगा। इस समझौते से सीरिया के नक्शे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह समझौता हुआ तो हिजबुल्लाह का ईरान कनेक्शन पूरी तरह कट जाएगा और इजरायल का सीरिया प्लान सफल होता है तो गोलन हाइट्स पूरी तरह इजरायल का हो जाएगा। जनवरी के ऑपरेशन में दमिश्क की ओर बड़ी सेना दक्षिणी सीरिया के इलाकों से हट जाएगी। सीरियाई सरकार को इजरायली मान्यता मिल जाएगी। इसके साथ ही सीमा पर इजरायली सुरक्षा गारंटी भी सीरिया को दी जाएगी। यह समझौता होते ही सीरिया के साथ अमेरिका का राजनयिक सहयोग शुरू हो जाएगा और साथ ही सीरिया पर लगाए गए प्रतिबंध भी अमेरिका हटा लेगा। इस नक्शे में परिवर्तन के बाद इजरायल की ताकत बढ़ेगी और इसके असर क्या होंगे आगे रिपोर्ट में देखिए। खमनेई हिजबुल्लाह को ताकतवर बनाने के लिए हथियार भेजते रहे हैं और इसका रूट इराक, सीरिया से होते हुए लेबनान तक जाता है। सीरिया के साथ समझौता होते ही अल शारा सरकार ईरान के कूटनीतिक हितों के लिए अपने दरवाजे बंद कर देगी। इस तरह हिजबुल्लाह का ईरान कनेक्शन पूरी तरह कट जाएगा। नक्शे में यह बदलाव ईरान के लिए संकट बनने जा रहा है और इजरायल इससे बड़ी रणनीतिक जीत हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो यूक्रेन के खात्मे के लिए पुतिन ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। क्रेमलिन का प्लान है कि अमेरिका और दूसरे नेटो देशों से डिफेंस सिस्टम की खेप मिलने से पहले ही यूक्रेन को घुटनों पर लाया जाए, जिससे ज़ेलेंस्की सरेंडर को मजबूर हो जाए। इसके लिए पिछले 48 घंटों से भीषण हमले किए जा रहे हैं। कीव से लेकर खार्किव तक भारी तबाही हुई है, लेकिन पुतिन रुकने वाले नहीं है। आज रात भी रूस हमला कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन ने पलटवार करके पुतिन का गुस्सा बढ़ा दिया है। आधी रात फिर थर्राया यूक्रेन। इस बार टारगेट पर कीव था। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले हुए। इतनी ड्रोन वर्षा रूस ने पहले नहीं की थी। 48 घंटे में दूसरी बार इतने भीषण हमले करते पुतिन ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। दो दिन में 728 कामिकाज़े ड्रोन से हमले किए, जबकि बीती रात 394 ड्रोन हमले किए थे। उससे एक दिन पहले 334 ड्रोन दागे थे। रूस ने 17 मिसाइलों से भी कहर बरपाया, जबकि एक दिन पहले 14 मिसाइलों से हमले किए थे। रूस के टारगेट पर कीव था। कीव के अलावा 10 और शहरों को निशाना बनाया गया। पिछले 48 घंटों में कुल 23 जगहों पर अटैक किए। दरअसल जब से अमेरिका ने कहा है कि वो यूक्रेन को सैन्य सहयोग करता रहेगा, उससे पुतिन का गुस्सा बढ़ गया है। अब बदला यूक्रेन से लिया जा रहा है। जिन हथियारों का इस्तेमाल किया उनके नाम सुन लीजिए। शाहिद कामिकाज़े ड्रोन, गेरान कामिकाज़े ड्रोन, इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, किंजल मिसाइल, एयर लॉन्च मिसाइल, KH-101 क्रूज मिसाइल। इस बार रूस के हमले इतने ताकतवर थे कि लोग अपने घरों को छोड़कर भागने लगे, क्योंकि टारगेट रिहायशी इलाकों को किया गया। रात भर कीव में सायरन बजते रहे, लोग सहमे रहे, अपने घरों को छोड़कर बंकर में छिप गए। कई मिसाइलें और बम बंकर के पास भी गिरे। यानी रूस हर जगह हमले कर रहा था, जिससे से ज्यादा तबाही हो। अब लोग बंकर में ही रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि रूस के टारगेट पर कीव है। रूस ने बमबारी अमेरिका के हथियार सप्लाई होने के बाद की, जिसमें 2 हेल्थ केयर बिल्डिंग भी ध्वस्त हो गई। यह निकोलोव से आया वीडियो है, जहां इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन का हथियार डिपो उड़ा डाला। इस डिपो से उत्तरी यूक्रेन की सारी पोस्ट को हथियार सप्लाई होते थे। अब वहां हथियारों का संकट बढ़ सकता है। कीव पर सबसे ज्यादा हमले किए गए, लगातार ड्रोन दागे जाते रहे।
इस वजह से कीव के अलग अलग जगहों से विस्फोट की आवाजें आती रही। कई इलाकों में कई फीट ऊंची आग की लपटें उठ रही थी। हालात इतने खराब थे कि हमलों की वजह से राहत कार्य भी काफी देरी से शुरू हुआ। कीव में रात से लेकर सुबह तक ड्रोन हमले होते रहे। ये सुबह का वीडियो है जब एक महिला पत्रकार की रिपोर्टिंग के दौरान ड्रोन हमले से 2 इमारतों में आग लग गई। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 18 लोग घायल हो गए। दस से ज्यादा शहरों पर रूस ने हमले किए। जहां सबसे ज्यादा हमले हुए वो जगह हैं कीव, खार्किव, खेरसोन, लुहांस्क, डोनेस्क, निप्रोपेट्रोवस्क और सूमी। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि 4 मिसाइल 30 से ज्यादा ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए गए। रूस ने सैन्य ठिकानों पर हमले किए, साथ ही नेटो के कमांड सेंटर को भी टारगेट किया गया। ओडेसा में बने नेटो सेंटर पर हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल से हमला किया गया। यह उसी का वीडियो है। यूक्रेन ज्यादातर हमले रोकने में नाकाम रहा, लेकिन उसने रूस पर कई जगह पलटवार किया। बेलगरोद में यूक्रेन ने मिसाइलें दागी, लेकिन एक इमारत में मिसाइल बिना ब्लास्ट हुए फंस गई। यह उसी का वीडियो है। जबकि कुर्स्क में भी यूक्रेन ने बमबारी की, साथ ही रोस्टोव में ड्रोन स्ट्राइक की गई। हालांकि रूस का दावा है इन हमलों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसी दौरान रूस की सबसे सुरक्षित जेल में भी आग लग गई। बताया जा रहा है वहां यूक्रेन ने कई ड्रोन दागे थे। इस जेल में रूस के कई खूंखार अपराधी सजा काट रहे थे। जेल का 800 वर्ग मीटर का पूरा इलाका खाक हो गया। अब बदला लेने के लिए रूस आज रात भी हमला कर सकता है। दरअसल रूस ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन को जल्दी अमेरिका पैट्रियट डिफेंस सिस्टम दे सकता है। ट्रंप के यू टर्न पर पुतिन का पारा हाई है, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक ट्रंप युद्ध विराम की कोशिश में लगे थे। पुतिन और ज़ेलेंस्की से वार्ता कर रहे थे, लेकिन अचानक ट्रंप का रुख बदला और वो न सिर्फ यूक्रेन को हथियार देने के लिए तैयार हैं, बल्कि नेटो को फंडिंग भी कर सकते हैं, जिससे नेटो की तरफ से यूक्रेन को सैन्य मदद मिल सके। क्योंकि रूस तेजी से हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है, उससे साफ है कि वो 1-2 महीने में ही यूक्रेन का खात्मा कर सकता है। रूस के टारगेट पर आगे वो तमाम देश हैं जो यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहे हैं। यानी यूक्रेन के खात्मे के बाद भी पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। रूस को सोवियत काल वाला रूस बनाकर ही दम लेंगे, फिर चाहे नेटो से ही क्यों ना टकराना पड़े, जिसका अंजाम चाहे तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक ही क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध से यूरोपीय देशों में रूस दहशत का पर्याय बन गया है। हालांकि रूस की तरफ से यूरोप पर हमले का ऐसा कोई प्लान जारी नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से इस जंग का विस्तार हो रहा है उससे पता चलता है कि जल्द ही रूसी सेना बाल्टिक और नॉर्डिक रीजन को दहला सकती है। आखिर क्यों रूस के खतरे का अनुमान सच होने की आशंका बढ़ गई है, अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। युद्ध विराम की हर संभावना खत्म होते ही रूस यूक्रेन के बीच नए सिरे से बारूदी तबाही शुरू हो चुकी है। रूस ने यूक्रेनी शहरों पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। एक ही दिन में रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर यूक्रेन समर्थक देशों को भी दहला दिया। बुधवार को तड़के रूस ने यूक्रेनी शहरों पर 741 हमले किए। इनमें 728 हमले सिर्फ ड्रोन से किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा 300 की संख्या में शाहिद ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं। वहीं 13 किंजल और इस्कंदर मिसाइल भी यूक्रेनी शहरों पर गिरी है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि रूस के इन हमलों में इस्तेमाल ज्यादातर ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। तस्वीरें बता रही हैं कि अब रूस का मंसूबा संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जे का है।
पुतिन के यूक्रेन पर कब्जे की नीयत हालांकि कभी छिपी नहीं रही, लेकिन इस बार यूक्रेन में ओपन सोर्स डीप स्टेट मॉनिटरिंग वेबसाइट ने इसे तथ्यात्मक रूप से भी पेश कर दिया है। दावा है कि रूसी सेना ने पिछले एक महीने में यूक्रेन के 556 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर कब्जा कर लिया है। ये कब्जा लिवरपूल क्षेत्र से करीब 4 गुना बड़ा है, यानी कब्जे में लिया गया क्षेत्र लगभग शिकागो शहर के बराबर है। और रूस का यह एक्शन आगे भी जारी रहने की आशंका है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के ग्रीष्म प्लान में 3 मोर्चे टारगेट पर हैं। ये क्षेत्र हैं उत्तर पूर्व में रूस की सीमा सूमी, 2 पूर्वी शहर पोक्रोवस्क और कोस्तियंतिनिवका, और तीसरा मोर्चा है पोक्रोवस्क पश्चिम। इससे पता चलता है कि रूस का लक्ष्य पूर्व में यूक्रेनी सैनिकों को होने वाली आपूर्ति का मार्ग न सिर्फ बंद करना है, बल्कि यूक्रेन की उत्तरी सीमाओं के अंदर एक बफर जोन बनाना भी है। हालांकि बड़ी कामयाबी के बावजूद इस दिशा में गति धीमी है। क्योंकि रूसी सैनिक सूमी क्षेत्र में अब तक 10 से 12 किलोमीटर ही घुसने में सफल रहे हैं, और गति यही रही तो इस कामयाबी को 70 साल का समय लगेगा। लेकिन रूस के इसी कदम ने यूक्रेन, रूस और बेलारूस के सीमावर्ती देशों में खलबली मचा दी है। रूस को आगे बढ़ते देख पोलैंड ने अपने एयरबेस को जंग के लिए तैयार कर लिया है। पोलैंड ने अपने सभी फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट पर रखा है। वहीं फिनलैंड ने अपनी सीमाओं पर माइन बिछाकर उसे सील कर दिया है, जबकि बाल्टिक देशों में यही कदम लिथुआनिया ने सबसे पहले उठाया है। यानी रूस के साथ हुई ओटावा कन्वेंशन संधि में जो प्रतिबंधित था, उसे मानने से दोनों देशों ने इनकार कर दिया है। और हैरानी की बात यह है, अब लातविया और एस्टोनिया भी इस संधि को छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं, जो बताता है कि बाल्टिक और नॉर्डिक देशों ने मान लिया है कि रूस जल्द से जल्द यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है, और इसे रोकने के साथ अपनी सुरक्षा की उन्हें चिंता है। लेकिन क्या रूस रुकेगा? जवाब कुछ घटनाक्रम से मिलता है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने चीन के 2 जासूसों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एजेंसी के मुताबिक ये जासूस यूक्रेनी नेपच्यून मिसाइलों की तकनीक चोरी करना चाहते थे। यानी यूक्रेन के खिलाफ जंग में अब रूस अकेला नहीं, बल्कि चीन भी शामिल है। वहीं ट्रंप की पुतिन की आलोचना पर क्रेमलिन ने भी सख्त रुख अपना लिया है। लेकिन रूस युद्ध विराम की दिशा में बढ़ने का भी दावा कर रहा है, जो बताता है कि रूस ट्रंप और यूरोप की आंखों में धूल झोंक कर अपना मकसद पूरा करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस और यूक्रेन का युद्ध बहुत ही भयावह रूप लेने जा रहा है। रूसी सेना 48 घंटों से जिस तरह कीव समेत पूरे यूक्रेन को जला रही है, उससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतना भड़क गए कि उन्होंने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बहाल करने का निर्णय ले लिया, और इसी के साथ विनाश का नया दौर शुरू होने की आशंका बढ़ गई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने घोषणा कर दी है कि अमेरिका न सिर्फ यूक्रेन का सबसे बड़ा सहयोगी बना रहेगा, बल्कि जल्द ही हथियारों की सप्लाई शुरू करने जा रहा है। अमेरिकी हथियारों की सप्लाई शुरू होगी और इसी के साथ यूक्रेन जंग की आग और भी भयावह हो जाएगी। अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी मिसाइलें और F-16 की मिसाइलें देने जा रहा है। यूक्रेन को अमेरिका की ये शक्ति जैसे ही मिलेगी, युद्ध में यूक्रेन की वापसी हो जाएगी। ट्रंप ने यूक्रेन की हथियार सप्लाई बहाल करने का ऐलान तब किया जब रूस ने कीव समेत पूरे यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया।
यूक्रेन में रूस ने 750 ड्रोन और मिसाइलें दागी तो ट्रंप भड़क गए। अपनी कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि पुतिन और उनकी सेना अब हद पार कर चुकी है। इसी के बाद ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई की मंजूरी दे दी। अमेरिका यूक्रेन को 13,713 करोड़ रुपए के हथियार देने जा रहा है। अमेरिका के इस रुख के बाद यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को 10 लाख करोड़ रुपए का हथियार देगा। ट्रंप का मानना है कि यूरोप की हालत के लिए पुतिन और उनकी सेना ही जिम्मेदार है। जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि युद्ध विराम के लिए सभी कूटनीतिक उपाय समाप्त हो चुके हैं। जर्मनी यूक्रेन को सहयोग करता रहेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने शांति के हर प्रयास को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन में शांति के लिए ट्रंप अब आखिरी कोशिश कर रहे हैं। आसियान समिट के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की मुलाकात हुई। इस दौरान अमेरिका ने युद्ध विराम को लेकर रूस से बात की, लेकिन अगर यह प्रयास असफल रहा तो अमेरिका यूक्रेन को खुलकर सहयोग करना शुरू कर देगा। ये वो सैन्य मदद होगी जिसकी वजह से युद्ध की आग विकराल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।